जय हिंद दोस्तों। मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इसके पहले हमने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था। उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण आपको अच्छा समझ में आया होगा, आपका प्यार भी मिला। हमने यह जाना वहां पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरे भाग में होती है, ज्यादातर हरे भाग में पाई जाती है। हरे भाग में ही क्यों? क्योंकि हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही वो हरा दिखता है। यदि इसके पहले आप वीडियो न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर देखिए प्रकाश संश्लेषण को। तो उस क्लोरोफिल के कारण ही उसका भाग क्या दिखता है? हरा दिखता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कैप्चर कर लेता है या सोख लेता है। इतनी बात समझ में आई हमें। और क्या करते हैं पौधे कि सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। अब हम यहां पे समझेंगे कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रिया विधि क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कैसे अपना भोजन बनाता है, कहां पे क्या प्रक्रिया होती है, उसको समझेंगे। तो एक हेडिंग होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे आप देखे होंगे। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? यहां पे हम इतने ही शॉर्ट रूप में जानेंगे। आगे की कक्षाओं में हम इसको विस्तृत भी बताएंगे। तो जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ये दो स्टेप में होती है। कितने? दो चरण में होती है या दो स्टेप में होती है। इसे हम स्टेप कह दिए। नंबर एक हम कहें कि नंबर एक हमने कहा लाइट रिएक्शन। क्या कहा? लाइट रिएक्शन। और नंबर दूसरा हम कहें डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। नंबर एक हमने कहा लाइट रिएक्शन और नंबर दूसरा हमने कहा डार्क रिएक्शन। यानी ये प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाशीय अभिक्रिया। और ये अप्रकाशीय अभिक्रिया, हाँ ना कहे कि अंधकारीय अभिक्रिया। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन क्या है। तो ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए और बने रहिए कंसंट्रेट होकर। इसको हम मिटा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि भाई प्रकाश अभिक्रिया क्या है। तो पहली बात कि प्रकाश अभिक्रिया यहां पे मतलब है कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसे हम प्रकाशीय अभिक्रिया कह दिए। लेकिन एक समझने वाली ये भी बात है कि इसे हम हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन कहते हैं। अब बात यह है कि हम इसे हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो देखिए, ये जो लाइट रिएक्शन है ना, इस लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन, इसके विषय में सबसे पहले अध्ययन एक हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकाशीय अभिक्रिया का सबसे पहले अध्ययन एक हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः उनके सम्मान में इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? उन्होंने खोजा, उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इसे हिल रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनिए, एक चीज और समझते हैं। हमने आपको बताया नहीं था कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें और पाई जाती हैं। कई चीजें हैं लेकिन हम दो ही चीज जानेंगे। पहला है एक ग्रेना। क्या पाया जाता है? ग्रेना। ग्रेना पाया जाता है। और दूसरा पाया जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो कभी यह प्रश्न बन गया कि ग्रेना कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और स्ट्रोमा कहां पाया जाता है? स्ट्रोमा भी कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, ये देखिए जो ग्रेना है ना, इस ग्रेना में ये लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया। और ये जो स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, कौन सी अभिक्रिया? डार्क रिएक्शन होती है, जिसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया भाई? डार्क रिएक्शन, जिसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं।
तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सब दोनों चीजों को बताएंगे। परेशान मत होइएगा, डार्क रिएक्शन से ये मत समझिएगा कि ये रात को होती दिन में ही है, सूर्य के प्रकाश में ही होती है। लेकिन जब यह अभिक्रिया होती है तो उस समय पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, या हम कह दिए प्रकाश अभिक्रिया। तो हम इसको कहेंगे कि प्रकाश अभिक्रिया को हिल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम हिल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया, ध्यान सुनिएगा और लिख भी सकते हैं, यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। कहां होती है? अब फिर प्रश्न पूछता है कि भाई प्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है, तो यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के, लिखिएगा भी और पहले आप ध्यान से सुनिए, लिखना बाद में, लिखिएगा बाद में, वीडियो को फिर से दोबारा लिख लीजिएगा। कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। कहां होती है भाई? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। तो यह प्रश्न पूछता है कि प्रकाश अभिक्रिया कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में, या ग्रैना कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, यह जो प्रकाशीय अभिक्रिया है यह निम्नलिखित चरणों में होती है, कई स्टेप में। कितने? निम्नलिखित चरणों में, ठीक है, कई चरण हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में होती है। अब तो हम इस क्रम में हम सबसे पहला स्टेप जानेंगे क्या है। अब आप सोचिए कि पहली प्रक्रिया क्या होती है प्रकाश संश्लेषण के समय। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होगी कि जब वो लाइट मिलेगी, अंधेरे में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले यदि कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। और जब वो प्रकाश आता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, तो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और जैसे ही सूर्य भगवान का प्रकाश आता है ना, दुई डंडा मार के क्लोरोफिलवा को जगा देता है। जैसे हम सोए रहे हैं, अगर सुबह सुबह, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं है तब तक आप आराम से सोए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया ना, तो पिताजी आते हैं, दुई डंडा पिछवाड़े मारते हैं, और उसके बाद ना पिछवाड़े हाथ रख के हम तुरंत उठते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है? पहला, अच्छा देखिए क्या होता है कि जैसे ही पिताजी दुई डंडा पिछवाड़े मारते हैं, तुरंत हम सक्रिय हो जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं, तुरंत सोए रहते हैं और क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है और पत्तियों में क्लोरोफिलवा सोवत रहत, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया, दुई डंडा मारा उसको, उसके बाद तुरंत क्लोरोफिल एक्टिव हो गया। तो पहली घटना क्या होती है कि क्लोरोफिल का सक्रिय होना। क्या होता है? पहली घटना हम लिखेंगे कि क्लोरोफिल का क्या होता है? पहला स्टेप, क्लोरोफिल का सक्रिय होना। क्या? सक्रिय होना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सुन लीजिए। तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोफिल का सक्रिय होना में आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिखेंगे जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो उन पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और जब सक्रिय हो जाएगा तो वह सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और उसी समय इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप सुनिए कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, तो उसमें उन पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के अणु सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। भाई अवशोषित करेंगे तभी सक्रिय होंगे। और उसके बाद क्या होता है कि उसी कुछ एडीपी जो होती हैं, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है। एडीपी यानी कि एडेनिन डाइफॉस्फेट,
एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, अब सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो कि तुम्हारे पिताजी 2 पिछवाड़े पे धर दिए, रख दिए, और उसके बाद तुमसे छोटा कोई यदि मिलेगा, उससे प्रेम से बात करोगे? तुम अपना गुस्सा ना उसके गाल पे ले जाके जमा दोगे, तड़ दे मारोगे, कहोगे अगर वो कुछ कहा ना, यदि हंस दिया, उसके बाद एक चाटा उसको लगाओगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्लोरोफिलवा को तो सूर्य का प्रकाश मारा ही था, तो क्लोरोफिल तो अभी गुस्से में ही है, भले ही एडीपी से एटीपी और अपना काम कर रहा है, लेकिन वो गुस्से में है। वो क्या करता है तुरंत कि भाई पत्तियों में जल भी रहता है, क्या रहता है, जल, जड़ें जो कि अवशोषित करके जल को ऊपर ले जाती हैं, जल रहता है। और तुरंत क्या करता है कि ये क्लोरोफिल जब सक्रिय हो जाता है तो अपना गुस्सा जल के ऊपर उतारता है, पानी के ऊपर, और पानी को भी ये 5-6 लापड़ मारता है, 5-6 झापड़ मारता है। उसके बाद पानी क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से तो जल के अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि जल का अणु प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, तो उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो दूसरा स्टेप होगा जल के अणुओं का, नोट करिएगा, जल के अणुओं का, मजा आवत है, अच्छा ठीक, जल के अणुओं का प्रकाशीय, अरे तो पढ़ो नहीं तो नहीं, आके हम ही तुमको कंटपिया देंगे। प्रकाशीय अपघटन क्या है, दूसरा स्टेप, जल के अणु का प्रकाशीय अपघटन, जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब सुनिएगा, तो अब क्या होता है कि जब क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और उसके बाद ये क्या करता है, जल के अणु, उसके बाद जल के अगला स्टेप क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं वो इसी प्रकाश की उपस्थिति में जो एब्जॉर्ब करता है, उस प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। तो हम तोड़िए भाई जल, देखिए ये जैसे ये है आपका जल, और ये जब टूटेगा H2O तो किसमें टूटेगा, H+ में और प्लस OH- में। तो यहाँ पे हम 4 अणु यदि जल का ले ले तो यहाँ पे बनेगा 4H और क्या बन जाएगा 4OH-। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाह रहे हैं, मिटा रहे हैं, देखिएगा 2 स्टेप आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या होता भाई, तीसरा स्टेप समझते हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की उत्पत्ति, जो हम लोग सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस कहां से आती है ये भी जान लीजिए। ऑक्सीजन की उत्पत्ति, ऑक्सीजन की उत्पत्ति देखिए, ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे होती है बेटा, यहां पे समझते हैं। जैसे ही ये जल टूट जाता है ना, इसके अणु जब अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं अलग होके, और फिर अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। तो देखिए जैसे ये जो OH है, हमने लिखा है ना 4OH, ध्यान देना बेटा 4OH है ना, तो देखो ये जो 4OH है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये 4OH, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जल का H2O का और प्लस O2, किसका, O2 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, O2 का, ठीक है, जल बनाते हैं, O2 बनाते हैं। नहीं समझ में आया तो बता रहे हैं कैसे। देखो बेटा 4 OH है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये OH, एक OH और एक OH। अब देखिए यहां से हम मिलाएं, इस तरह से H2O है ना, देखो देखिए यहां से हमने क्या किया, ये देखिए 2 OH मिले तो ये आपका एक जल का एक अणु बन गया। ठीक उसी प्रकार से एक OH धन एक OH और ये दोनों मिल गए तो देखो ये जल के 2 अणु, यहाँ पे देखिए H2O है
और यहाँ पे भी क्या है H2O। तो ये जल के दो अणु हमने 2H2O लिख दिया, और देखिए एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिले तो O2 का निर्माण हो गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यही O2 हमारे वायुमंडल में चली जाती है, जिसको हम सांस के माध्यम से लेते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए चौथा स्टेप देखते हैं क्या है भाई। अब देखिए अब क्या है, हमने इसके पहले अभी देखा था दूसरे स्टेप में कि जल दो चीजों में टूटा था, एक H+ आयन बनाया और एक OH- आयन बनाया। तो हमने OH- आयन को तो हम देख लिए कि भाई इससे क्या बनता है। अब देखते हैं H+ आयन क्या करता है। तो चौथे स्टेप में हम लिखेंगे, चौथे स्टेप में NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण, ठीक है। अभी बता रहे हैं, परेशान मत होइए कि NADPH2 क्या है। सुनिए, NADPH2 का निर्माण कैसे होता है। देखिए जब ये अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया चलती है ना, एक लंबी एक क्रेब्स साइकिल चलती है, केल्विन साइकिल चलती है, एक लंबी प्रक्रिया है। अगली कक्षाओं में या आगे हम जब विस्तृत कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देखिएगा। ये हाई स्कूल के स्तर तक आप अभी इसको समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जो डार्क रिएक्शन है ना, अभी आगे बताएंगे, उस डार्क रिएक्शन से ये NADP आता है ग्रेना के अंदर, स्ट्रोमा से NADP आता है। और NADP आता है तो क्या करता है कि अभी इसके पहले दूसरे स्टेप में हमने देखा था कि ये जो जल था वो टूटा था तो H+ में और OH- आयन में बदल गया था। तो यही NADP बार बार आता है डार्क रिएक्शन से स्ट्रोमा से ग्रेना में, और ग्रेना से इस हाइड्रोजन को बाइंड अप करके लेके जाता है NADP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2NADP, तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे, आगे वीडियो जब बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। NADP, ये 2NADP आता है और क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को लेता है। किसको लेता है, हाइड्रोजन को। 4H वहां पे बना था, इस 4H को जब ले लेता है तो क्या बन जाएगा भाई, 2 NADP है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 नहीं 2 NADPH2, 2 NADPH2। और जब ये NADPH2 बन जाता है तो यहीं पर ADP जो एडेनिन डाइफॉस्फेट है, ADP को एडेनिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और इससे एक फास्फेट आके मिल जाता है। और जब एक फास्फेट आके मिलेगा तो वह ATP बना लेता है, और ATP को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, नोट कर लीजिएगा, ATP को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या इसे हम ऊर्जा की करेंसी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आगे हम बताएंगे आपको। ATP क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है भाई, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इसी के रूप में एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा पड़ी रहती है, ठीक है। तो चूंकि ये इसका निर्माण, इस ATP का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको मिटा दे रहे हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो अब कभी पूछा जाए कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, तो सूर्य के प्रकाश, फोटो मतलब लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ADP से एक फास्फेट अणु का मिलना और मिल करके ATP का निर्माण करना फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। या एकदम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP का बनना,
एडीपी एडेनिन डाइफास्फेट से एडेनिन ट्राइफास्फेट का बनना फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे समझें कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है और प्रकाशीय अभिक्रिया के कितने चरण होते हैं, उन सभी चीजों को हमने समझने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यही नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और मजा करिए। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज और मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए जो डार्क रिएक्शन है उसको हम अगले स्टेप में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।